click concepts. So if you talk about what is electronegativity, और फिर उधर से आपको समझेगी bond polarity क्या है. Electronegativity is the ability of an atom to attract a bonding pair of electrons. The electronegativity of elements in general decreases down a group in the periodic table, that is from top to bottom, increase from left to right across a period. जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल के राइट पे जाओगे और जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल के ऊपर जाओगे, आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो बढ़ेगी. क्या चीज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. मतलब कि जो फ्लोरीन होगा, जो बिल्कुल टॉप मोस्ट यहाँ पे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यही होगा. अगर मैं कहूँ कि एएस और इसमें से कंपेयर करो तो इसकी ज्यादा है. अगर मैं कहूँ कि इसको और इसको कंपेयर करो तो स्केडियम की ज्यादा है. अगर इसको या इसको कंपेयर करो तो इसकी ज्यादा है, क्योंकि जितना आप राइट पे और जितना ऊपर मूव करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक बॉन्ड बना हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन्होंने एक शेयर किया हुआ पेयर. अब ये जो शेयर्ड पेयर है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की? ऑक्सीजन दूसरी साइड थोड़ा सा करीब हो जाएगा। तो उसके साइड से थोड़ा सा ना ये दोनों पेयर थोड़ा सा करीब होंगे. आईजीसीएसई में हमें ये लगता है कि वो दोनों की इक्वली शेयर है. शेयर है, मैंने ये नहीं कहा कि शेयर नहीं है. बट द थिंग इज कि आपके पास वो जो शेयर्ड पेयर बना है बाद में, वो थोड़ा सा करीब किसके होगा, ऑक्सीजन के. बेशक ये कोवेलेंट बॉन्ड है, बेशक दोनों नॉन मेटल्स हैं, बेशक एक चार्ज नहीं है, लेकिन हल्का सा इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हल्का सा इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे क्यों आएगा? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. और दूसरे पार्शियल पॉजिटिव. ये नहीं कि पक्का पक्का परमानेंट पॉजिटिव नेगेटिव, वो नहीं, वो तो आयोनिक बॉन्ड होते हैं ना. मेटल्स पॉजिटिव, नॉन मेटल नेगेटिव. ये क्या है? ये तो दोनों नॉन मेटल. तो दोनों नॉन मेटल में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर परमानेंट नहीं बल्कि पार्शियल नेगेटिव का निशान आप इस तरह करके डालोगे. और जो कम वाला होगा, जिससे दूर होगा पेयर, वो होगा आपके पास पार्शियल पॉजिटिव. If two of the atoms of the same element are bonded together by the overlap of atomic orbitals, the distribution of electron density between the two nuclei will be symmetrical. This is because the ability of each atom to attract the bonding pair of electrons is identical. And here you can see as well कि अगर दोनों की एक जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेट्स से आप Cl हो, अब बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाएगा? वो बिल्कुल बीच में ही होगा इन दोनों के, क्योंकि इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों की. लेकिन अगर HCl होगा तो किसकी तरफ होंगे बॉन्ड पेयर? क्लोरीन की तरफ. The diagram looks like a contour map and the contour lines correspond to the electron density. कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है. गॉट इट? समझ आ रही है? जी। अब यहाँ पे देखो, ये एक हाइड्रोजन क्लोराइड का बॉन्ड बना है. यू कैन सी कि क्लोराइड के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज्यादा है. ये जो लाइंस आपको बता रही हैं, बिकॉज क्लोरीन आपके पास पीरियोडिक टेबल के राइट पे आता है. तो क्लोरीन के ऊपर हम कह देते हैं इट हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हैज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. बिकॉज नाउ अभी दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, they have different electronegativities, and then the distribution of electron density will also not be symmetrical about the nuclei, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो. The contour lines are more closely spaced near to the chlorine atom, which is the atom with the higher electronegativity. Since the electron density is higher around the chlorine atom, the end of the molecule has acquired a slightly negative charge, जिसको हम नाम देते हैं इसको पार्शियल पॉजिटिव भी कह सकते हैं. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको क्या मिल जाएगा? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, या जिसको हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं. कैम्ब्रिज में पार्शियल नेगेटिव कहते हैं, एडेक्सल में स्लाइटली नेगेटिव. और जिससे दूर होंगे, जो दूसरा ऑब्वियसली रह जाएगा, दूसरा कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, उसको हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास कम है. अ बॉन्ड लाइक दिस इज कॉल्ड अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. आप सोचते हो कि यार आयोनिक बॉन्ड्स को सुना था चार्ज होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी चार्ज बिल्कुल है. अब क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन ये नॉन पोलर है, क्योंकि दे हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. बट अगर आपके पास HCl आ गया है, इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ये बॉन्ड पोलर है. हैं दोनों कोवेलेंट. दिस इज कोवेलेंट नॉन पोलर एंड दिस इज कोवेलेंट पोलर. Another way of representing a polar covalent bond is to use an arrow to show the direction of electron drift. इस तरह करके हम डायरेक्शन भी यूज कर सकते हैं. यू कैन सी ओवर हियर, ये देखिए. ठीक है. Polar covalent bonds can be thought of as being two ideal of bonding types. These ideals are pure 100% covalent and pure 100% ionic. Consider a polar covalent bond as a covalent bond that has the same degree of ionic character. If the electronegativity difference is large enough, then the main type of bonding is ionic. अगर बहुत large है electronegative difference, मतलब for example एक एटम बहुत लेफ्ट पे है, वो तो फिर अंडरस्टूड सी बात है कि वो ग्रुप वन का है.
ग्रुप 2 का है या ग्रुप 3 का है, और दूसरा एटम बहुत शदीद राइट पे है, मतलब कि ग्रुप 5 का, ग्रुप 6 का, या ग्रुप 7 का। इनमें से अगर किसी के दो के दरमियान बनता है बॉन्ड, ऐसे 3 और 6 के, तो वो तो ऑब्वियसली आयोनिक बॉन्ड है, क्योंकि ये तीन आपके पास मेटल्स हैं और ये तीन आपके पास नॉन मेटल्स हैं। लेकिन अगर 5 और 6 का बनता है, इनमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें से किसकी ज्यादा होगी, ग्रुप 5 की या ग्रुप 6 की? ग्रुप 60। ग्रुप 6 की, तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर ग्रुप 3 और 5 का बने, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत डिफरेंस है, इसलिए इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स का आयोनिक बॉन्ड बनता है। सो यू कैन सी ओवर हियर एज वेल कि किस तरह से आपके पास वो ट्रेंड्स इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे होते हैं। So electronegativity is the ability of an atom to attract a bonding pair of electrons in a covalent bond. And polar covalent bond is a type of covalent bond between two atoms where the bonding electrons are unequally distributed. And because of this, one atom carries a slight negative charge and the other one carries a slight positive charge. We also talked about bonding in very discrete molecules. कुछ तो बहुत आपके पास discrete molecules होते हैं। discrete molecule मतलब H2 हो गए, या N2 हो गया, या अभी NO देख लिया। सिंपल है, मतलब कि न्यूट्रल ग्रुप होगा of two or more atoms held together, and they were all represented by dot and cross diagram, जिसके तरह आपके पास कोवेलेंट के लिए डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है, कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी तो आपको आती है। देखो वाटर की एग्जांपल है, वी हैव अमोनियाज एग्जांपल, मीथेन की एग्जांपल आप देख सकते हो। अभी मैं 3 लेक्चर भेजूंगा जो आपने बड़ी क्विकली रीड करने हैं, उससे आपकी बेस जरा सी स्ट्रांग हो जाएगी ए लेवल्स में ये वाला चैप्टर करने के लिए। ऑक्टेट क्या होता है, कैन यू टेल मी, ऑक्टेट से क्या मुराद है? आठ होता है। द शेल विद 8 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम कहते हैं ऑक्टेट। जी। अब एक ऐसा शेल जिसके 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, इसको हम कहते हैं ये है ऑक्टेट डेफिशिएंट। इसको मतलब दो और अभी चाहिए। एक ऐसा है जिसके आउटर शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट एक्सपेंशन। अब फॉस्फोरस PCl3 एक मॉलिक्यूल है, और एक है PCl5। ठीक है, फॉस्फोरस किस ग्रुप में आता है, ग्रुप 5 में, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे अब ये बॉन्ड बनाएगा, PCl3 बना, 3 Cl है ना, एक Cl इधर आ जाएगा, बिल्कुल। एक Cl इस वाले के साथ आ जाएगा, और एक Cl इस वाले के साथ आ जाएगा। ठीक है, आ गए। अब जी। फॉस्फोरस के आउटर इलेक्ट्रॉन में, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आठ पूरे। 8 पूरे हो गए। ये तो ऑक्टेट है। एक मॉलिक्यूल आपके पास PCl5 भी आता है, हम्म। फास्फोरस 5 क्लोराइड। अब कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसको हम कहते हैं ऑक्टेट एक्सपेंशन। गॉट इट? ये देख सकते हैं आप, बोरॉन ट्राइक्लोराइड में आपके पास ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं हो रही, यहाँ नहीं हो रही, बट फॉस्फोरस 5 क्लोराइड, दिस इज एन एग्जाम्पल वे यू कैन सी ऑक्टेट एक्सपेंशन हुई है। फिर सल्फा हेक्साफ्लोराइड में देखो, इतनी ज्यादा एक्सपेंशन कि उसके आउटर शेल में 12 इलेक्ट्रॉन आ गए इस वक्त। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स वाली एग्जांपल आपको आनी चाहिए, जैसे ऑक्सीजन की थी, फिर आपके पास नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्ड की थी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की थी, और इनको डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में और डिस्प्लेड फॉर्मूला में कैसे शो करना, दिस इज ऑल दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर IGCSE एज वेल। डिस्प्लेड लेकिन फॉर्मूला ये मॉलिक्यूल को अनस्टेबल होएगा कौन ऐसे। सा? अब एक वो एक्सपेंशन वाला, फिर से एक्सपेंशन 10 टेबल होता पूरे। है। अब टाइप है तो है, अब PCl3 भी एग्जिस्ट करता है, PCl5 भी एग्जिस्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर एक बर्डन पड़ जाता है, एंड यस इट इज स्टेबल वैसे, इट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग बन, स्टेबल है, ओके। becomes stable. ओके। Yes. So discrete and simple molecule is an electrically neutral group of two or more atoms held together by covalent bonds. और structural formula, displayed formula ये आपको सारे already show करने आते हैं, वो भी हम एक दफा रिवाइज भी कर लेंगे। Dative covalent bonding is something new that you are going to study now. ठीक है, before that let me show you something, और फिर हम dative bonding को भी यहाँ पे देखते हैं। Let's discuss a bit about electronegativity. तो can you tell me what is electronegativity, partial negative charge, partial positive charge, ये क्या होता है? Electronegativity is the tendency to attract electrons। हम्म। और किताब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो स्लाइड पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल यस, नेगेटिव चार्ज आता है। हाँ। सही है। अजनबी लोगों से दोस्ताना रवैया रखें। Hi, and welcome back to Free.
science lessons. By the end of this video, you should be able to describe what's meant by electronegativity. You should then be able to describe the factors that affect the electronegativity of an element. I'm showing you here the hydrogen molecule H2 and the chlorine molecule Cl2. And I should just point out that this diagram is not to scale. I'm showing the pair of electrons in the covalent bond as red. Now, looking at these two molecules, we can see that the pair of electrons in the covalent bond lie exactly midway between the two nuclei. I'm showing you here the molecule hydrogen chloride. As you can see in this molecule, the electrons in the covalent bond are much closer to the chlorine nucleus than the hydrogen nucleus. That's because chlorine atoms are more electronegative than hydrogen atoms. I'm showing you the definition of electronegativity here, and it's important that you learn this definition. Electronegativity is the ability of an atom to attract the pair of electrons in a covalent bond. And as we saw before, chlorine is more electronegative than hydrogen. Now, going back to our first diagram, in the hydrogen molecule, both atoms on either side of the covalent bond are hydrogen. Both of these hydrogen atoms have the same electronegativity, so the pair of electrons in the covalent bond are equally attracted to the two hydrogen nuclei. We can see the same with the chlorine molecule. Because both atoms on either side of the covalent bond are chlorine, the pair of electrons in the covalent bond are equally attracted to the two nuclei. However, in the case of hydrogen chloride, the chlorine atom is more electronegative than the hydrogen atom. So this means that the electron pair in the covalent bond are closer to the chlorine nucleus. I'm showing you here the electronegativities of the elements in periods 1, 2 and 3. The noble gases are not included as they're not reactive. And I should point out that you don't need to learn these numbers. This is based on the Pauling electronegativity scale, with 4 being the most electronegative. As you can see, electronegativity increases as we approach the top right of the periodic table. The most electronegative elements are fluorine, oxygen, nitrogen and chlorine. Remember that electronegativity is the ability of an atom to attract the pair of electrons in a covalent bond, and this is based on the attraction between the electron pair and the nucleus of the atom in question. Electronegativity depends on 3 factors. The first factor is the size of the positive charge on the nucleus. Moving left to right across a period, the number of protons in the nucleus increases. This increased positive charge increases the attraction between the nucleus and the pair of electrons in the covalent bond. So elements on the right of the periodic table are more electronegative than those on the left. The second factor is the atomic radius. The smaller the atomic radius, the closer the bonding electrons will be to the nucleus of an atom. As we move left to right across a period, atomic radius decreases, and again this means that elements on the right of the periodic table are more electronegative than those on the left. The third factor is shielding of the nucleus by electrons in inner shells. I'm showing you here the electron shells of fluorine and chlorine. As you can see, chlorine has one more inner electron shell than fluorine. Electrons in the inner shells screen electrons in the outer shell from the positive charge of the nucleus. So because of this, the greater number of inner shells, the lower the electronegativity. This means that chlorine has a lower electronegativity than fluorine. In the next video, we're going to look at polar bonds and polar molecules. Okay, so now let's talk about dative covalent bond. This is a new type of bond, ठीक है? एंड अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, आयंस बने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फलाना फलाना। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है कि एक नाइट्रोजन है, इसको 3 चाहिए, एक और नाइट्रोजन है, इसको भी 3 चाहिए, तो ये तीनों 3-3 शेयर करते हैं, मतलब इक्वली शेयर हो रहे हैं ना, बराबरी है। डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक के पास है इलेक्ट्रॉन्स और वो देने को तैयार है, लेकिन दूसरे के पास बिल्कुल भी नहीं है। एक ही बंदा सारा काम कर एम्प्टी रहा है, शेल है। एक ही जी। बंदा सारा बर्डन खुद डील कर रहा है बॉन्ड बनाने का, अगला कोई मदद नहीं कर रहा। दिस इज नोन एज अ डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैम्ब्रिज में इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी नाम देते हैं। A dative covalent bond is formed when an empty orbital of one atom overlaps with an orbital containing a non-bonding pair. For example, एमोनिया है, ठीक है? एमोनिया मॉलिक्यूल कैसा होगा, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इधर बॉन्ड बना होता है, एक इधर बॉन्ड बना होता है, एक इधर बॉन्ड बना होता है, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है। गॉट इट? अब
जी। ये जो लोन पेयर है, अब ये गरीब हाइड्रोजन आएगा, बल्कि हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन प्लस आयन आएगा। हाइड्रोजन प्लस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जीरो टोटल। कितने होते हैं? जीरो टोटल होते हैं। जीरो होते ही नहीं है। तो इसको अपने कितने चाहिए आउटर शेल कंप्लीट करें? दो। दो आगे से चाहिए। नाइट्रोजन के कुछ दो भी, फिर उसके पास कुछ है ही नहीं। तो दोनों के दोनों। वैसे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? एक ये देगा, एक ये देगा। यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन देगा। दिस इज नोन एज अ डेटिव बॉन्ड। गॉट इट? जी। इसी तरह एक एल्यूमिनियम क्लोराइड की एग्जांपल आपको आनी चाहिए पेपर के लिए, एक अमोनियम आयन की एग्जांपल आनी चाहिए पेपर के लिए, और एक हाइड्रोक्सोनियम आयन। इनके अलावा और कोई एग्जांपल पेपर में नहीं आएगी, एंड अमोनियम आयन इज द मोस्ट कॉमन वन। और एल्यूमिनियम। वुड दिस अफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी और नहीं नहीं, वो आयनाइजेशन? एक सेपरेट चीज है। नहीं, दैट वॉन्ट। ओके। इसी तरह आप देखो कि टू AlCl3 molecules bond together। अब यहाँ पे one of the atomic orbitals of a chlorine atom of one AlCl molecule contains a lone pair that overlaps with the empty orbital of an aluminium atom। अब यहाँ से ये क्लोरीन इसकी मदद करे और ये वाला क्लोरीन इसकी मदद करे। तो दिस इज हाउ इट्स इक्वली बीइंग वर्किंग। वन क्लोरीन एटम फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन टू मॉलिक्यूल। तो आपके पास AlCl3 और एक और AlCl3 मिलके आपके पास क्या बना देते हैं? Al2Cl6। So what is a dative covalent bond? It is the bond formed when an empty orbital of one atom overlaps with an orbital containing a lone pair of electrons of another atom. Got it? जी। Let me show you that. Hi and welcome back to Free Science Lessons. By the end of this video, you should be able to describe what's meant by a dative covalent bond. These are also called coordinate bonds. I'm showing you here the molecule ammonia. Nitrogen atoms have got 5 electrons in their outer shell. In ammonia, the nitrogen atom has formed 3 covalent bonds to hydrogen atoms. This means that the nitrogen atom also has a lone pair of electrons, and we saw what's meant by a lone pair in the video on covalent bonding. So what that means is that the nitrogen atom can use its lone pair of electrons to form a covalent bond. A good example is the reaction between ammonia and the hydrogen ion H+. The hydrogen ion has got no electrons, so it cannot contribute any electrons to a covalent bond. So in this case, the nitrogen atom uses its lone pair of electrons to form a covalent bond to the hydrogen ion. And this forms the ammonium ion NH4+. When an atom uses a lone pair of electrons to form a covalent bond, then scientists call this a dative or coordinate bond. I'm showing you here the displayed formula of the ammonium ion. On a displayed formula, a dative bond is shown by an arrow like this. Notice that the arrowhead points away from the element which is providing the lone pair. Now, there are a couple of important points about dative bonds. Firstly, in order for a dative bond to form, the acceptor atom must be electron deficient. In other words, there are available orbitals for the electrons to occupy. Secondly, a dative covalent bond is exactly the same as a normal covalent bond. All of the bonds in the ammonium ion are the same length, and all of the bonds have the same average bond enthalpy. Average bond enthalpy tells us the strength of the bond, and the dative bond in the ammonium ion has the same bond strength as the other bonds. I'm showing you here another example of ammonia forming a dative covalent bond. In this case, the ammonia has reacted with boron trifluoride. As we saw in the last video, in boron trifluoride, the boron atom only has 6 electrons in its outer shell. This makes it electron deficient, allowing the nitrogen atom to form a dative covalent bond to it. In the next video, we look at the shapes of molecules. Fair. And after that, this is the end of your topic number 3B.